ए हो गया था नहीं? आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी तक हो गया था नहीं? अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे एक लॉ है, जैसे एवोगाद्रो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं? एवोगाद्रो लॉ हो चुका है। ये लुसाक लॉ एक छोटा सा लॉ है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ना कि कोई भी गैस है, जैसे गैस रिएक्ट करता है वो अपने सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में रिएक्ट कर रहा है नहीं? तो यही एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि व्हाट इज द गे लुसाक लॉ। और हम लोग फिर गैसियस स्टेट में चलेंगे। गैसियस स्टेट में चलेंगे तो वहां पर गे लुसाक लॉ पढ़ेंगे, वो जो रिलेशन बता रहा है, समझ रहे हो ना? नंबर ऑफ मोल्स को और किसको आपको वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो वहां पे अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या कह रहा है गे लुसाक लॉ, उसको समझिएगा। ये बोलता है कि गैसेस कंबाइन कंबाइन इन सिंपल रेशियो आ जाओ, सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोल रहे हो? गे लुसाक लॉ बोल रहे हो। जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया, H2 है बेटा, N2 है, और ये बना रहा है आपको NH3 बना रहा है, NH3 बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बना रहा है, समझ रहे हो ना? तो अगर गैसेस हैं तो गैस के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि इसका 3 मिलीलीटर इसका 1 मिलीलीटर से रिएक्ट करके इसका 2 मिलीलीटर बनाएगा। लेकिन ये सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं बोल सकते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो गे लुसाक लॉ ये बोलता है कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे सर, आप मैं यहाँ पे लिख दूं यदि बेटा कि ए 9 लीटर मान लो, यहाँ पे लिख दूं 9 लीटर कंबाइन विथ 3 लीटर टू फॉर्म द कितना, इधर बता दो, 6 लीटर बना देगा नहीं? तो ये क्या है? सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम में क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है नहीं? 3:1:2 में 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म 2 लीटर ऑफ NH3। आगे समझ में? तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो मोल का जो रेशियो है वही इनके वॉल्यूम का भी रेशियो हो सकता है नहीं? जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? इसका 3 है, इसका 1 है, उसका 2 है। ठीक है, बैलेंस है ना, नाइट्रोजन है। और इधर क्या हो गया? 6 हो गया, उधर 6 हो गया। तो आप की सिंपल रिएक्शन के लिए क्या बोलते हो कि इसका 3 मोल इसके 1 मोल को रिएक्ट करके उसका 2 मोल बनाएगा। ठीक है, लेकिन गैस के केस में क्या बोल सकते हो कि इसका 3 मिलीलीटर इसके 1 मिलीलीटर से मिलके उसका 2 मिलीलीटर। लेकिन ये लिक्विड के केस में नहीं बोल सकते हो और सॉलिड के केस में नहीं बोल सकते हो। तो ये सिंपल सा चीज बता दिया आपको केलुसा लॉ। ठीक है, आगे समझ में? हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो गया? इसको लिखना है तो लिख लो, फिर आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी। अरे समझ में आया? गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जल्दी जल्दी थोड़ा लिखो ये। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग एटॉमिक मास पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में देख रहे होगे एटॉमिक मास लिखा हुआ रहता है साथ में। तो एक्चुअली में वो क्या हो जाता है, आपका डेसिमल में भी दिया हुआ रहता है, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास आप पढ़े हो क्या कि नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को आप बता देते हो, संख्या ये लगा देते हो, एवरेज एटॉमिक मास उसको बोल देते हो।
लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट आइसोटोप है, तो हर का एटॉमिक मास अलग अलग होगा, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है वो सबका वेटेड एवरेज होता है। जब का सब मान लो कार्बन है, कार्बन 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, तो कार्बन 12 का नहीं बोलोगे 12 है, नहीं, 13 का 13 है, 14 का 14 है। लेकिन हम क्या लेते हैं, एक वेटेड एवरेज ले लेते हैं, वेटेड एवरेज ले लेते हैं। वेटेड एवरेज मीन्स कि वो देखो नेचर में कितना पाया जाना, कितना एबंडेंस, एबंडेंस मीन्स नेचर में कितना अमाउंट में वो पाया जाता है, तो उस मुताबिक हम क्या करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए निकाला जाता है बेटा, आइसोटोप्स के लिए निकाला जाता है, समझ रहे हो ना, ये सब दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे कि इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ atomic masses of different isotopes isotopes मतलब समझ गए, isotopes of an element ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरेज एटॉमिक मास, ए होगा A1 X1 A2 X2, और जितना भी आपको आइसोटोप है उनके लिए आप लिखोगे, और नीचे में लिख दोगे X1 प्लस X2 जितने X3 जो भी है, ठीक है। यहां पे क्या है बेटा, A1 A2 ये सब जो लिखे हो, ये है एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स आइसोटोप्स। अच्छा, X1 X2 जो ये लिखे हो, ये है परसेंटेज अबंडेंस मतलब नेचर में कितना पाया जाना है। जैसे मान लो कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 100 आइटम लिए, तो उसमें से 75 आइटम क्लोरीन 35 था, और उसमें से 25 आइटम क्लोरीन 37 था, समझ रहे हो। तो वो बोलोगे कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इज 75%, समझ में, क्योंकि 100 आइटम में 75% वाला आइटम कौन है, 35 वाला है। तो X1 X2 इज द परसेंटेज अबंडेंस मतलब समझ रहे हो, नेचर में पाया जाना उस परसेंटेज में। परसेंटेज सिंपल इसका मतलब ये भी हो सकता है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि 100 में उस पार्टिकुलर आइसोटोप की कितनी संख्या थी। कोई तकलीफ यहां तक। तो ये है आपका एवरेज एटॉमिक मास, किसके लिए है, तो आइसोटोप्स के लिए। नहीं कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत, लिख लिए, लिखो थोड़ा, थोड़ा लिखने में तेजी करो। हो गया, एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लो। सुना ध्यान से, क्लोरीन ये 35 दिया हुआ है दोस्त, Cl 35 दिया हुआ है, और एक क्लोरीन 37 दिया हुआ है, ठीक है। इसका 75% है, 25% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। यहाँ पे ए एवरेज, यहाँ पे क्या है, A1 कितना है बेटा, 35 है, A2 कितना है, 37 है, X1 कितना है, हाँ जी 75 नहीं, X2 कितना है, 25, दोनों मिलके 100% हो जा रहा है, ठीक है। सो ए एवरेज इक्वल टू, बोलो
35 इंटू 75 ना, प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 75 प्लस 25 कितना हो गया 35.5 35.5। समझ में आया? आगे समझ में। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास दिखता है वो कितना होता है 35.5। नहीं, तो ये है वेटेड एवरेज। ये क्या है बेटा? वेटेड एवरेज। आगे समझ में। तो कहीं एवरेज एटॉमिक मास लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? कोई तकलीफ? आगे चले। अब देखना एवरेज मोलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मोलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सुनिएगा ध्यान से, या मीन भी यहाँ पे लिख देते हैं। मीन एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास सब एक ही है, समझ रहे हो ना? मीन भी लिखा रहे तो समझ आना एक ही है। एवरेज मोलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान लो कि एक मिक्सचर है, एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें बहुत सारा गैस मिला हुआ है, समझ रहे हो ना? तो एक पार्टिकुलर गैस का तो उसका मोलर मास होगा ही, लेकिन एक मिक्सचर है वो भी तो एक मतलब गैस है। एक मिक्सचर है वो भी क्या है? एक गैस है। तो उसका भी तो एक एवरेज मोलर मास, एक मोलर मास डिफाइन होगा। तो उसको क्या बोलोगे? एवरेज मोलर मास बोलोगे। उसमें बहुत सारा गैस है, समझ रहे हो ना? तो इसमें लिखोगे इट इज वेटेड एवरेज of it is weighted average of molar masses of different component present in the mixture, present in the mixture। समझ रहे हो? मिक्सचर मतलब यहाँ पे गैस के लिए। आगे समझ में। इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ मोलर मासेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। एम एवरेज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एम एवरेज, एवरेज मोलर मास। इसको कहोगे, सुनना ध्यान से मेरी बात को, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल, हाँ कि ना? अरे मास दिया हुआ है उसे डिवाइड करो, मास डिवाइड बाई मोल्स, दैट गिव्स द मोलर मास ना। तो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिव्स द एवरेज मोलर मास। ये तो ठीक है। अब टोटल मास कैसे निकालोगे? मान लो कि एक कंपोनेंट है, और एक कंपोनेंट है तो उसका पहले निकाल लो मास। तो उसका मास कैसे निकालोगे? W1 प्लस W2, और सीधे लिखो ऐसे M1 प्लस M2, जितने भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है। चीज को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और नीचे क्या कहोगे? इसका नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 डैश डैश। इसी चीज को आप लिख सकते हो बेटा M1 कैसे आएगा? मास कैसे आता है? मोल्स इंटू मोलर मास। तो आप वो कहोगे उसका मोल मान लो N1 है, इसका मोलर मास M1 है, N2 M2, समझ रहे हो? डैश 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 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस जितने भी कंपोनेंट है सबके लिए आप लिख सकते हो इस फॉर्म में। कोई तकलीफ? तो मोलर मास को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। आया समझ में? क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए ये सब बातें। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अरे कोई दिक्कत है? M1 is the mass of one component, M2 is the mass of second component, capital M1 is the molar mass first component, N1 is the number of moles of first component। आगे समझ में? तो N रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स।
समझ रहे हो बात को? एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास। मोलर मास। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। अरे समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मान लो एयर, एयर भी क्या है? गैस है, उसमें डिफरेंट गैस मिले हुए हैं, तो एयर का भी तो अपना एवरेज मोलर मास होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, वॉल्यूम कम कर दे। ठीक है, आगे चले। ये देखो, एयर कंटेन 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन बाई मोल। ठीक है, फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। एवरेज मोलर मास ऑफ एयर। इसमें और कोई गैस नहीं माना है, सिर्फ माना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोल रहा है 80% और ऑक्सीजन बोल रहा है इतना, बाई मोल। मोल का परसेंटेज है बेटा, ये मोल का परसेंटेज है। मान लो 100 मोल आपने लिया, 100 मोल लिया टोटल मोल, नहीं तो इसमें से क्या है? हाँ, 80 मोल नाइट्रोजन का है ना, और 20 मोल किसका है? ऑक्सीजन का। अब एयर में है तो वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा ना। समझ में आया? तो एम एवरेज कितना आ गया बताओ? 28 पॉइंट। हाँ बोलो, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो गया? 28 ना, प्लस इसका 20 इंटू 32 डिवाइड बाई 80 प्लस 20। देखो कितना रहा है। ट्वेंटी 28.8। तो कहोगे इसका ईयर का एवरेज मोलर मास कितना हो गया? 28.8 ग्राम। इसका ये एवरेज मोलर मास है। क्या है बेटा? एवरेज मोलर मास। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे, मान लो ये ह्यूमिड एयर रखा हुआ है और ये क्या है? ड्राई एयर रखा हुआ है। दोनों में भारी कौन है? हेवी एयर कौन है? ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर, कौन सा हेवी है बेटा? ह्यूमिड एयर। कैसे बताओ? वाटर भी है तो भाई, वाटर क्या तुम अपने माथा पे रख रहे हो? ऐसा थोड़े, एक मॉलिक्यूल वाटर लो, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लो, कौन भारी है भाई? नाइट्रोजन कितना होता है? 28 ग्राम। एक मोलर मास, एक मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम है। एक मोल H2O लोगे कितना हो गया? 18 ग्राम होगा। तो बाल्टी में पानी रख के थोड़े देख रहे हो। तो ड्राई वेयर एयर इज हेवियर, वो दिखने में लग रहा है नहीं। एवरेज मोलर मास, अच्छा सुनिए मेरी बात को ध्यान से। एक मिक्सचर है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है। बोल रहा हूं, तकलीफ हो रहा है? साउंड कम करे, ठीक है? इसलिए बोलते किसी को नींद नहीं लग जाए, समझ रहे हो? तुम लोग हमसे परेशान रहो थोड़ा, नहीं? हाँ, कभी भी आराम वाला जोन में तुम लोग को जाने नहीं देता हूँ। जब तक एग्जाम नहीं है, जब तक एकदम परेशान रहना है, तबाह रहना है, नहीं? मशीन बन के रहना है। सुनो ध्यान से। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ह्यूमिड एयर है, ये ड्राई एयर है। ड्राई एयर में मोस्टली आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, ठीक है? अच्छा, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है बेटा? 28 ग्राम है। ऑक्सीजन का कितना है बेटा? 32 ग्राम है। तो यहाँ पे दो मोटा मोटा आदमी है। अच्छा, यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, उतना ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे तीन कंपोनेंट बढ़ा हुआ है। एक है ऑक्सीजन जिसका 32 ग्राम है, और एक है नाइट्रोजन जिसका 28 ग्राम है, और एक है वाटर।
तो मैं अगर दो मोटा मोटा स्टूडेंट है, एक मान लो 100 केजी का है, एक है 120 केजी का, दोनों का एवरेज कितना आया? 110 केजी। अच्छा मान लो कि अभी 4 दिन का बच्चा मैं ला के रख दूं यहाँ पे, तो उसका वेट कितना होगा? 5 केजी ले लो, तो 3 हो गया ना अब। तो इस तीनों का एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 120 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 करोगे ना, तो उस बच्चा के चलते आपका एवरेज वेट हो गया बहुत घट गया ना। तो वाटर क्या है? बच्चा है यहाँ पे। और तीनों का जब एवरेज लोगे तो बहुत कम आ जाएगा ना एवरेज मोलर मास उसका। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन था तो क्या हो गया? उसका 28.8 आया था, उससे तो कम ही आएगा, क्योंकि तीसरा वाला जो H2O आ गया उसका 18 ग्राम ही मोलर मास है ना। एक का 32 ग्राम, एक का 28 ग्राम, और वाटर का 18 ग्राम। तो एवरेज क्या हो गया? कम हो गया ना। सो हेवियर कौन सा हो जाएगा बेटा? ड्राइयर। कोई तकलीफ यहां तक? आगे चले, यहां तक छाप लिए, हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन, सुनिएगा ध्यान से। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि ये परसेंटेज ऑफ मास ये बताता है किसी कंपाउंड में कितना परसेंटेज ऑफ मास किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का है। आगे समझ में? एक कंपाउंड है बेटा, उसमें डिफरेंट एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है उसी को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। आगे समझ में? तो इट इज परसेंटेज मास और मास परसेंटेज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट present in a compound, present in a compound, it is the mass percentage of different element present in a compound। उसी को क्या बोलोगे? परसेंटेज कंपोजिशन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन बोलोगे, मतलब मास का परसेंटेज है। सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में बेटा H2O आपने मॉलिक्यूल लिया, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो गया? इसका मोलर मास ले लो या मॉलिक्यूलर मास ले लो, मॉलिक्यूलर मास सेम ही होगा, इसका 18 ग्राम में लोगे, तो मोलर मास इसका कितना हो गया? 18 ग्राम, नहीं 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? कहोगे सर 2 ना, 2 ग्राम है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया ना, 16 ग्राम। समझ रहे हो? तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या? सबका परसेंटेज निकाल दो। तो यहाँ पे कहोगे कि परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2/18 कितना है? वो हो गया इसका परसेंटेज, इंटू 100 कर देना, इंटू 100 2/18। टोटल मास कितना था? 18, उसमें हाइड्रोजन कितना था? 2 ग्राम, तो इंटू 100 कर दोगे तो उसका परसेंटेज मास आ जाएगा। समझ रहे हो? ये आ गया। उसी तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो गया? 16/18 इंटू 100, इतना परसेंटेज। दोनों को ऐड करोगे तो 100% आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 100% आ जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। इसी का नाम क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है? क्रम सब दिमाग में रखे रहना, ऐसा कुछ नहीं है बहुत भारी भरकम जो आपको समझ में कुछ तकलीफ होगा। जहाँ समझने वाला चीज होगा, बहुत तकलीफ वाला चीज होगा, मैं बता दूं कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता है और इसको ऐसे समझना है। ठीक है? जितने भी मूल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ग्राम कितने, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है? मिल रहा है ना? डीपी में कुछ क्वेश्चन मिला? यहाँ तक हो गया?
अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है एक डीपीपी में, उसको मैं जब पढ़ाऊंगा तब कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लगना चाहिए कि ये छूट रहा है, वो मैं करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर हो, लेकिन वो मैं कंप्लीट करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, उसके लिए नहीं फिक्र रहिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख लेते हैं, NH2, सुनो ध्यान से, NH2CO यूरिया, NH2CO NH2, NH2, इसका सबका परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, हाँ सबका परसेंटेज कंपोजिशन मतलब सबका निकालिए, ठीक है। NH2CO NH2, मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास कितना बेटा, बोलो जल्दी है। अरे 14+2+12+16+14+2 कितना हो गया, 60 ग्राम, 70, 60 ग्राम ना। तो परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, हाँ ए देखो 14 28 हो गया ना, 2 नाइट्रोजन है ना, तो 28/60 इंटू 100। अच्छा, परसेंटेज मास ऑफ बोलो, हाइड्रोजन ना कितना है, 4 है ना, तो 4/60 इंटू 100, इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज। अच्छा, उसके बाद क्या बचा, कार्बन, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन कितना, 12/60 इंटू 100, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, एक ही है ना, 16 काफी हो, 16/60 इंटू 100 हो गया, कितना परसेंटेज, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 100% आ जाएगा, नहीं। चलो, यही क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। हो गया, आगे बढ़े, समझ में आया। ठीक है, आगे चले, किसी भी तरह का कोई परेशानी है आप बता दीजिएगा स्पीड को लेके, ठीक है। सुनना ध्यान से आप, सुनिए ध्यान से। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में थोड़ा सा, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, नहीं। तो एम्पेरिकल एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सुना एक बार में समझ जाओगे। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल एटम कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट के कितने एटम होते हैं, ठीक है। तो वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता है, नहीं। इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट present in a molecule, present in a
मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, हाँ जी। हो गया। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैं एग्जांपल में मैं बोलूं यहाँ पे NH3, कहोगे सर एक मॉलिक्यूल अमोनिया का एक एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन को कंटेन किया हुआ है। नहीं, मैं बोलूं, सुनो ध्यान से यहाँ पे, मैं बोलूं C2H6 इथेन, कहोगे एक मॉलिक्यूल इथेन का 2 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम कंटेन किया हुआ है। मैं बोलूं ग्लूकोज C6H12O6, कहोगे एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम को, 12 हाइड्रोजन एटम को और 6 ऑक्सीजन एटम को कंटेन किया हुआ है। तो क्या कह रहा है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताता है किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ रहे हो बात को ना? एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है वो कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे समझ में? लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा, अब सुनिएगा, अब आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला पे। हाँ जी बोलिए। थोड़ा जल्दी लिखो यार। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इजी होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला EF। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है दोस्त? इट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को नहीं बताता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम को बताता है। इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एलिमेंट present in a molecule, present in a molecule, present in a molecule। समझ रहे हो? ये क्या बताता है बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है। जैसे में मैं यहां पे लिखूं C4H10, ये क्या चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया? प्रोपेन। नहीं, ये क्या हो गया? ब्यूटेन का हो गया। ब्यूटेन क्या हो गया? C4H10। अब कहोगे सर, मैं बोलूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ब्यूटेन का है, तो कहोगे 1 मॉलिक्यूल ब्यूटेन का में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 4 है। हाइड्रोजन एटम कितना है? 10 है। लेकिन ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो करोगे तो ये कितना हो गया? देखो 2:5, ये तो हो जाएगा ना। तो कहोगे 2 और H5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो
10 हो गया। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ब्यूटेन का, और ये क्या हो गया बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हो ना। तो इस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, और ये क्या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे समझ में, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलोगे। कोई तकलीफ यहां तक, आगे बढ़े, लिख लो इसको। अब देखना यहां पे, मैं यहां पे बोलूं कि ए, मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास, और ये लिख रहा हूं मैं एम्पिरिकल मास, और यहां पे एक एन मैं डिफाइन कर रहा हूं, एक इंटीजर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इंटीजर इंटीजर एन, और ये है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास। ये क्या है बेटा, एम्पिरिकल मास है, एम्पिरिकल एम्पिरिकल मास है, एम्पिरिकल फार्मूला मास बोल सकते हो। ये आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, और मोलर मास बोल सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ C3H8, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H4, मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे कहोगे, सॉरी ये तो अपना टेस्ट फॉर्म में है ही, ठीक है, हो गया ए वाला, C2H6, C2H6 इथेन हो गया, नहीं, अच्छा, अब कहोगे कि ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो गया है। अब सुनो, इसका C2H6 दिया हुआ है, अब कहोगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इसका CH2, इसका CH, इसका CH2O, ठीक है। तो यहां पे इसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, उसका कितना हो गया, बोलो जल्दी, इसका C2H6 का मॉलिक्यूलर मास ऐड कर दो सबको, 30 है, 30 है, चलो ये वाला 28, चलो ये बोलो 26, ये वाला बता दो 180, अच्छा एम्पिरिकल मास बता दो इसका 15, हाँ 15 है, ये वाला 14 है, ये वाला 13 है, ये 90, 12, 14, 14, 16, 30, अच्छा इंटीजर यहां से एन की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या, मोलर मास भाई एम्पिरिकल मास 2 है, 2 है, 2 है, और यहाँ पे 6 है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इस संख्या से यदि एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपने मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, नहीं तो नहीं, इससे अगर 2 से आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते हो तो C2H4 नहीं आ गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि हम यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला में यदि n से मल्टीप्लाई कर दें, n क्या है बेटा वहां पे, इंटीजर है, n से मल्टीप्लाई कर दें तो वहीं हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, और n क्या है, एक इंटीजर है जो आ रहा है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे CH2O, यहाँ पे आपने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो ये क्या हो गया C6H12O6 आ गया।
समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं एक इंटीजर है जो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास कर रहे हो वहां से आ रहा है, और उसमें एम्पिरिकल फार्मूला में मास, एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जा रहा है। ठीक है, अब मान लो कोई कंपाउंड जैसे N2O5 में बोल दूं, N2O5, तो कहोगे सर 2:5, वो तो अपने आप सिंपलेस्ट रेशियो में है, तो उसका कहोगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सब एक ही है। नहीं, अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के दे रहा है, आप कर दे रहे हो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। मान लीजिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा जो एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा। सब केस में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी केस में तो हो सकता है ना, उसी रेशियो में उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता होगा, उतना ही एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है जितना वो अपने सिंपलेस्ट रेशियो में है। नहीं आगे समझ में, तो कहोगे ठीक है सर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल नहीं है CH3, लेकिन ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है किसका, C2H6 का। आगे समझ में, ACH2 है तो ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है किसका, C2H4 का। ACH है तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इसका डिफरेंट हो गया सिंपलेस्ट रेशियो का। आया समझ में, तो यहां से ए हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पे पहले सीखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिख लिए वो सब, नहीं लिखे, लिख लो, समझ में आ रहा है। क्या? अरे समझ में आया। अब सुनना, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला यूजिंग परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे सुनो, इसमें हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कैसे इसको करेंगे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 80%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाई मास कितना है, 20%। पहला है फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, और दूसरा है इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 15 फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आगे समझ में, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि, सुनो ध्यान से, आप कहोगे ये 80% है, ये 20% है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले एम्पिरिकल, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ है, और देख रहे हो यहाँ कार्बन का मास 80% और हाइड्रोजन का मास 20%, दोनों मिला के 100% हो गया, और कुछ तो है नहीं उसमें। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तुमको फाइंड आउट करना है। इधर ध्यान दो, पहला पार्ट पहले बनाते हैं, फिर दूसरा पार्ट पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है इसलिए एक एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि उसके चलते आप निकालो। ठीक है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। कहोगे इस क्वेश्चन को हम डील ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि 100 ग्राम कंपाउंड है, परसेंटेज मतलब बाई मास, मास का परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहोगे कि कितना कार्बन था जी, 80 ग्राम इसमें से क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, और 20 ग्राम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, कोई भी कंपाउंड बनता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं बेटा H2O, तो कहोगे सर ये 2:1 क्या है, 2:1 कहीं ना कहीं आपका एटम का रेशियो है।
मास का रेशियो थोड़े होता है बेटा, एटम का रेशियो होता है। या इसको दो तरह से बोल सकते हो, एक बोलोगे, सुनो मेरी बात को, हाँ, एक बोलोगे कि 1 मोलिक्यूल H2O कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, या उसी को आप इस तरह से बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 2 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं मोल का रेशियो निकाल रहे हो आप। सो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मोल का रेशियो निकाल ले रहा हूं और उसी रेशियो का यूज कर लूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मोल्स क्या हो जाएगा इसका, 80 डिवाइड बाई क्या, 12, और इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 1। सो ये कितना हो गया, 3। ठीक है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, NH इक्वल टू 20। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या निकालना है तुमको बेटा, रेशियो निकालना है। NC इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं 12 यूज किया, वहां पे 1 किया है, एटॉमिक फॉर्म में था। ठीक है। सो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 20। अब रेशियो है तो क्या करोगे, हटा सकते हो, दो रेशियो में एक संख्या में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 1/3:1 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1:3 नहीं हो जाएगा। यहां से तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया क्या, सी कार्बन एक है ना, और हाइड्रोजन कितना है, 3, तो CH3 यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। पहला आंसर यहाँ पे हो गया है, पहला आंसर ए हो गया। अच्छा, दूसरा आंसर देखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट हो गया, ए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूं। कहोगे सर यहां से हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, ओ है CH3, तो एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा बेटा इसका, 12 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अच्छा, वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाई 2 होता है। तो मोलर मास कितना हो गया, 30 हो गया। और एक इंटीजर जो निकाल रहे थे, इंटीजर एन, एन कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास। अरे यहाँ की ना, 30 डिवाइड बाई 15 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH3 हो गया, और इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6। आया समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सिंपल तरह से आप ऐसे करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी इतना स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम में बनाओगे तो थोड़ा इतना टाइम लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे समझ में आया? पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है, वो नॉलेज रहेगा तब आप ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन बना सकते हो। समझ में आ गया इतना? इसको लिख लेना, एक क्वेश्चन देख लो।
क्या नेक्स्ट करोगे? समझ गए? सब तो खुद कर लोगे आप। हो गया? थोड़ा जल्दी जल्दी से करो। अब जाके एम्पिरिकल फॉर्मूला का भी क्वेश्चन बना लेना, ठीक है? शुरू में सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह दिए होंगे, वो लास्ट में मैं कर दूंगा। फिजिक्स में भी वो पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हो गया? हो गया? हो गया? जल्दी क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्वेश्चन जल्दी, आंसर बोलो, आंसर बोलो। लाइफ में फास्ट बनना सीखो, इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है, कम टाइम में ज्यादा कुछ करो। हाँ, कितना? टी T2H3O2, ऐसा आ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला? मन में मत करो, थोड़ा सा पेन चलाओ, बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन में वो आते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्स भी वहां पे ले सकते हो, अरे हो ना। हालांकि इसमें तो क्या आएगा? 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कार्बन है 40 ग्राम। ये कितना है? 6.66 ग्राम। क्या है? हाइड्रोजन। और ये कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 53.34 ग्राम, नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे सबका मोल निकाल लो। NC 40 डिवाइड बाई क्या करोगे? 12। NH 6.66 डिवाइड बाई 1। अरे हाइड्रोजन का वो नहीं होता है ना। ऑक्सीजन का बोलो? 53.34 डिवाइड बाई 16। ये देखना, ये कितना में जाएगा लगभग? 3। 3:2। 3:2। 3 के बाद क्या आता है? सॉरी, 3:2 डेसिमल के बाद क्या आएगा? 3। 3 आएगा। ये कितना है? 6.66। और ये कितना आएगा? ये भी 3.33 आएगा। देख रहे हो रेशियो? तो यहाँ पे क्या मिला तुमको? NC:NH:NO इक्वल टू 1:2:1।
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से कितना आ गया बेटा, CH2O आ गया। ए आंसर हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, और एम्पिरिकल मास कितना हो गया बेटा, वहां से देखो 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो गया, 30। और इंटीजर कितना आ जाएगा, इंटीजर, हाँ, मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास। 180 दिया हुआ है, 6 आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O6 C6H12O6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आगे चले। समझ में आ गया, इसको सॉल्व करो तुरंत। तो इसका लिखना है, लिख लिए, लिख लिया सब, समझ गया ना, जहां पर भी प्रॉब्लम है बता देना। थोड़ा डेसिमल में और कन्वर्ट करो, कितना किया ये, 26% दिया हुआ था, तो 26 डिवाइड बाई क्या किया, 14 करो ना, नाइट्रोजन लेना है ना, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों, वही ठीक है। देखो इसका थोड़ा डेसिमल निकालो, अपने वहां से आइडिया मिल जाएगा तुमको। लिख लिया सब, हाँ फार्मूला बता दो। यहाँ पे कहोगे सर फार्मूला पूछा है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम ही होगा, नहीं, अगर जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में तो नहीं। N2O5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सही है। 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कितना है, 26 ग्राम नाइट्रोजन है, और 74 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बोलो, 26 डिवाइड बाई 14, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 74 डिवाइड बाई क्या बताओ, 16। इसका डेसिमल में चेंज कर थोड़ा करो तो कितना आ रहा है, 1.85, चलो सही है। ए 4.62, एक और बोलो 5। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, N/NO 1.85/4.625 है। अच्छा ये क्या करो, इधर सिंपल करने के लिए इसी से डिवाइड कर दो, 1.85 डिवाइड बाई 1.85,
नहीं, इज टू 4625 डिवाइड बाई 185। सही है? ऐसे तो कर ही सकते हो ना यार, नहीं कर सकते हो? तो 1:2 कितना हो गया? हाँ, ये 2.5 के आसपास आ रहा है, तो 2.5। इसको क्या लिख सकते हो? 5/2 लिख सकते हो। ये क्या आ जाएगा? 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2:5 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2O5। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इधर उधर गड़बड़ी नहीं हो, ठीक है? अब बाद में अप्रॉक्स कर दो, सबसे अच्छा है। हर जगह अप्रॉक्स करते हो तो उसमें एरर ज़्यादा आता है। फाइनली एक कर दो, अप्रॉक्सीमेट कर दो, ठीक है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? समझ में आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? कोई दिक्कत? जाके थोड़ा क्वेश्चन बनाना घर पे। आगे बढ़े। अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है? हम लोगों ने मोल पढ़ा है, तो मोल का एप्लीकेशन हम केमिकल रिएक्शन में कैसे करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन होता है ए न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, ए न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड। ये क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स। नहीं, जैसे यहाँ पे N2 है, S2 है, ए आपको NH3 बनाया, तो ए नाइट्रोजन, ए हाइड्रोजन, ए अपने फॉर्म में था, एक नया रीअरेंजमेंट किया, मतलब एक नया कंपाउंड यहाँ पे बना, इसका नेचर ये दोनों से अलग है। तो इसको क्या बोल रहे हो आप? केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड थे वो टूट गए और जो नया बॉन्ड बना। समझ रहे हो ना? तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, आर broken and new bonds, and new bonds, and new bonds are formed, are formed, new bonds are formed। समझ में आया कि नहीं? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कोई तकलीफ यहाँ तक? तो इसको क्या बोलते हो आप? केमिकल रिएक्शन बोलते हो। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा? मोल का एप्लीकेशन पढ़ना है, मोल का एप्लीकेशन पढ़ना है। यहाँ तक लिख लिए? जल्दी लिखो। हो गया? अब देखना है यहाँ पे, कहोगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें कहोगे कि जैसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा? एक एलिमेंट का, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम इस साइड है, इतना साइड इतना, इसी को तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, नहीं? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट at both side, both reactant and product side, reactant
एंड प्रोडक्ट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आया समझ में। और दूसरी बात यह है कि चार्ज जो है, यदि केटायन और एनायन की फॉर्म जो रेडॉक्स रिएक्शन में हम बैलेंसिंग करते हैं, समझ रहे हो ना, तो ये भी लिख दीजिएगा, चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम एट बोथ साइड, एट बोथ साइड, चार्ज इज सेम एट बोथ साइड। कोई तकलीफ यहां तक? चार्ज इज सेम एट बोथ साइड। ठीक है, कोई तकलीफ? जैसे KClO3, इसको क्या किया तुम, KCl प्लस O2, ठीक है, बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो इधर भी 3/2 कर दो, इधर भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया। अब 2 से चारों तरफ मल्टीप्लाई करो, KClO3, यहाँ पे 2KCl प्लस 3O2 हो गया। बैलेंस हो गया, अरे बैलेंस हो गया ना, तो बचपन से करते आ रहे हो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे चले, आगे चले। अब आते हैं हम मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, ये बताता है किसी रिएक्शन में मोल का यूज हम कैसे करते हैं, मोल में क्या रिलेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल में। ठीक है, तो पहला चीज तो है ये है कि इट इज अप्लीकेबल इट इज अप्लीकेबल इट इज अप्लीकेबल फॉर बैलेंस्ड बैलेंस्ड केमिकल केमिकल रिएक्शन। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, नहीं? दूसरी बात ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मस्ट बी नोन। अब बैलेंस करोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता हो ही जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जिस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट को बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री, नहीं? तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री रेशियो इन which reactant reacts and products are formed are formed नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वो एक नंबर है जो रेशियो बताता है इसी रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट को बना रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे में एक रिएक्शन है ए बी सी डी, समझ रहे हो? छोटा वाला जो कैपिटल वाला दिख रहा है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैपिटल बी कैपिटल रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल और सी कैपिटल डी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा वाला ए बी सी डी जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बैलेंसिंग के बाद आया है, उसको क्या बोलोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा, स्मॉल ए है, नहीं तो ए बी सी डी आर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आया समझ में? छाप लिए? लिख लिया सब? आगे चले, आगे चले। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, कहोगे सर ये रिएक्शन आपने लिखा है ए बी बी सी सी और डी डी, तो यहाँ पे जो मोल रिलेशन लिखेंगे हम, मोल रिलेशन, अच्छा सुनना ध्यान से, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि Na moles of A reacts with Nb moles of B to form Nc moles of C and Nd moles of D। अगर ऐसा है, एक गिवन मोल आपको दिया रहेगा, गिवन मोल दिया हुआ है कि भाई इतना मोल ए का, इतना मोल बी से रिएक्ट करके इतना मोल सी और डी बना रहा है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिख रहा है ए बी सी डी, समझ रहे हो ना? तो मोल रिलेशन, मोल मोल एनालिसिस जो बोल रहे हो, मोल मोल एनालिसिस, ये आपका हो जाएगा एन ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू एन सी डिवाइड बाई सी इक्वल टू एन डी डिवाइड बाई डी। ये आपका ये फॉलो करेगा, ये आपको ये फॉलो करेगा। मैंने बोला कि ये रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें से कोई बच नहीं रहा है, समझ रहे हो? एन ए रिएक्ट कर रहा है एन बी से, इतना कंज्यूम हो जा रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, फॉलो करेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मोल मोल एनालिसिस बोलते हैं। आया समझ में? गिवन मोल डिवाइड बाई देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक समझ में सबको आया? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ अभी, अपने आप में एक एग्जाम्पल है, कोई टॉपिक नहीं, ठीक है? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को, सुनो मेरी बात को ध्यान से, CXHY के फॉर्म में है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कंबशन मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना, और ये क्या बना रहा है बेटा, CO2 प्लस
H2O बना रहा है, नहीं? तो बैलेंसिंग पहले कैसे करोगे? फर्स्ट बैलेंस कार्बन, हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, ठीक है? तो जैसे एक्स नंबर है तो यहाँ पे एक्स मैंने लिख दिया, ये वाई नंबर है, यहाँ पे 2 है ना, तो y/2 लिख दिया, समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन। देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 2x है, और इधर y/2 है, तो इधर 2 है तो हाफ करना पड़ेगा ना ये पूरे संख्या को। तो मैं क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इधर की तरफ कितना है, 2x है, तो प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ए लिख देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए ए लिख देता हूँ, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर देखो कितना ऑक्सीजन एटम है, 2x है और y/2 है, ये क्या हो गया, ए इक्वल टू 2x y/2, ये हो गया। तो यहाँ पे तो 2 है ना, नहीं नहीं, 1 मिनट, ये कितना है, ये 2 है, मान लो कि काम क्यों नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 है, राशन चार्ज, रोड भी तुम ही लोग जैसा हो गया, क्या हुआ?